अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अबूज़र मोहम्मद। आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एपिसोड 3 लेकर PWOA डिजिटल की जानिब से। दिस स्पेसिफिक शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय WB बाय हिमानी। और आज हम लोग बात करेंगे एजुकेशन फोरम के ऊपर, एजुकेशनल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि चाहे वो इकोनॉमिकल क्राइसिस हो या कोई भी क्राइसिस हो, उसके पीछे बैकग्राउंड हमारी लिटरेसी होती है, जो कि हमारी लिटरेसी रेट सिर्फ 40% है। और 40% से वो कब 10% पे जाएगा, हमें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है जो हालात चल रहे हैं। तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB बाय हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर। आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद इलियास। एंड हमारे साथ साथ में मौजूद हैं राना आसिफ हबीब, जो कि बहुत ज़्यादा सोशली लोग टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं अक्सर उनको। और इनका तारुफ कराना चाहूँगा मैं इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन की जानिब से। ही इज़ अ प्रेसिडेंट। तो अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब और आसिफ साहब, कैसे हैं आप लोग? कैसे मिजाज हैं आप दोनों? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट फाइन। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। और कराची में मैं तो मौजूद हूँ। जी जी। तो मैं राइट नाउ इस वक्त मुल्तान में मौजूद हूँ। जी, कराची से हमारे साथ आज आसिफ साहब हैं और साथ में हमारे साथ इलियास साहब हैं। तो आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक बहुत ही हसास है। थोड़ा सा हसास इसलिए है क्योंकि हमारी मुल्क में जितने भी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, जितने भी क्राइसिस आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या कोई भी क्राइसिस हो, वो सारे क्राइसिस हम लोग फेस करते हैं सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, लिटरेसी की वजह से। हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट सिर्फ 40% है। 40% वो है जो अपना नाम लिखना जानते हैं। और इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, और खास तौर पे ये जो कोविड, इस पेंडेमिक में हम लोगों को फेस करना पड़ा है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जी इलियास साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक एजुकेशन से है और एजुकेशन सेक्टर से, और आप अपनी मतलब मुल्तान से आप बहुत ज़्यादा आपकी पहचान है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो हालात चल रहे हैं कोविड की वजह से, एजुकेशन की क्या सूरत हाल चल रही है वहाँ पे? अच्छा अबू सर, ऐसे है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस तरह इस वायरस ने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है, तो साइमल्टेनियसली जो पाकिस्तान और पर्टिकुलरली मुल्तान के जो हालात हैं वो यकीनन बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जो पूरी वर्ल्ड में हो रहा है वही मुल्तान में हो रहा है। अब इशू ये है कि चूंकि मुल्तान डेवलप्ड सिटी नहीं है, लोगों में जैसे आपने बताया कि लिटरेसी रेट के हवाले से, अब आपने लिटरेसी रेट फ्लोट किया है जो पूरी नेशन वाइड चल रहा है, जबकि मैं समझता हूँ मुल्तान कंपेरेटिवली रिमोट एरिया है और यहाँ शायद लिटरेसी रेट उससे भी कम है जो आपने अभी फ्लोट किया है। बिल्कुल। अच्छा, अब इशू ये है कि जो एजुकेशन के हवाले से जो रिमोट एरियाज में वहाँ हमारा फोकस एजुकेशन नहीं होता। इस जो करंट सिनारियो है इसमें एक तो बेरोजगारी अपनी पीक पर पहुंची है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि लोगों की जो प्रायोरिटीज है वो तब्दील हो गई हैं। इस वक्त लोगों को जो सबसे मेन इंटरेस्ट है ना वो है उनका रोटी, उनकी नीड्स। वो अपने बटर एंड ब्रेड से बाहर निकलेंगे तो फिर ये कोई बात करेंगे कि एजुकेशन की तरफ वो क्या सोच रहे हैं या क्या प्लान कर रहे हैं। करंटली जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है वो तकरीबन सारे ही बंद हैं और बच्चों को कहा गया है कि वो अपने क्लासेस अपने घर में ऑनलाइन के जरिए लें। ये जो ऑनलाइन जी जी। क्लासेस का स्टार्ट लिया है पाकिस्तान में, और क्योंकि हम लोगों को पता है कि लोड शेडिंग और बहुत से मसले मसाइल हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि ये फायदेमंद चीज है? क्योंकि दिस इज अ बिग लॉस। मैं अब कहना यही चाह रहा था कि देखिए, आपने एक आइडिया तो फ्लोट कर दिया कि जी ऑनलाइन क्लास आप लें, लेकिन क्या हर घर में सिस्टम अवेलेबल है? क्या हर घर में वाईफाई की सहूलत है? क्या हर घर में इंटरनेट डिवाइस है? क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास इतना प्लेंटी ऑफ टाइम है कि हम सारी एसेसरीज को इस्तेमाल करके और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना जो टारगेट है वो पूरा कर सके? और डेफिनेटली इसका जवाब बगैर कोई सोचे समझे कहा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ना तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हैं और ना ही हम लोग इतने ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हैं। अब देखिए ना, अगर मैं मुल्तान की बात करूँ
तो मुल्तान डिवीजन से मुराद ये है कि सारी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लोधरा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी है, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है। अच्छा, किसी हद तक मैं कह सकता हूँ कि मुल्तान सिटी में ये सर्विसेज मिल जाएंगी, लेकिन बाकी सिटीज़ में, पर्टिकुलरली जो रिमोट एरियाज में, वहाँ शायद ये सर्विसेज भी ना मिल सकें। तो इन हालात में ये एक्सपेक्ट करना कि हम जो टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट पूरा हो जाएगा, तो आई थिंक कि ये सिर्फ अपने आप को हम ख्वाब दिखा रहे हैं। और मेरा अपने एनालिसिस ये है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर इसको हमारा 30% स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो उस 30% का भी जो 30% है वो शायद इसका अफादियत से आगाह हो। और अगर हम ये कहें कि ये सारे लोग एंटायरली इससे फ़ायदा ले रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कोई मतलब लॉजिकल अप्रोच नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि एक अगर मिडिल क्लास फैमिली का देखा जाए तो दे माइट कैन अफोर्ड दी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज एट द मोमेंट, बट अगर हम देखें कि दूसरी तरफ आए जो हम, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर हमारे पास टॉपर्स और जितने भी हम लोग देखते हैं कि वो बेचारे गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो उन लोगों का तो जी एक हाँ, तरह फ्यूचर बर्बाद है, क्योंकि दे कांट स्टडी बिकॉज दे डोंट हैव सच डिवाइसेस, दे डोंट हैव इंटरनेट फैसिलिटीज। और हाँ, अगर बात की जाए देखिए ना, और अब सर हम अगर हम इस साइड पर आते हैं ना, तो मेक श्योर कि हमारा जो लोअर क्लास तबका, जिसको हम कह सकते हैं कि जो लो इनकम ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, या जिनको हम कह सकते हैं कि अगर लोअर मिडिल क्लास है, इनका इशू ये होता है कि इनकी लाइफ में टारगेट होता है कि हमने ये करना है, तो हम अपनी लाइफ को फैसिलिटेट करेंगे। और हमारी जो एलीट क्लास है, चूंकि उसके पास ये सब कुछ जिसको वो लोअर क्लास वाले ड्रीम करते हैं, उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी जो एफर्ट्स हैं, उनके जो एंडेवर्स हैं, उनकी जो कोशिश है, वो इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती, वो इतने ज़्यादा पैनिक नहीं होते पढ़ाई के हवाले से। तो मैं तो समझता हूँ कि इस कोरोना वायरस की वजह से हमारा जो लोअर क्लास तबका है वो फाइनेंशियल तो इफेक्ट हुआ है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो लो क्लास तबका है या लो इनकम ग्रुप वाले बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। और इसमें मेरे ख्याल कोई दूसरी राय नहीं है कि जो कोई मुझे निगेट कर सके। बिल्कुल जी। जी जी आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि कोविड की वजह से हम लोगों को इस वक्त करंट सिचुएशन क्या चल रही है पाकिस्तान में एजुकेशन की? बिल्कुल। देखें, जिस तरह इलियास साहब ने जिक्र भी किया, अब पहले हमें समझना होगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की अपनी जब से पाकिस्तान बना है, उनकी एजुकेशन जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में थी या नहीं थी। तो अगर आप लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन देखें जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो आर्टिकल 38 या 37 है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर एजुकेशन का जिक्र था, फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं था। तो 2010 के अंदर जब 18 अमेंडमेंट आई, तो आइन के आर्टिकल 25 में अमेंडमेंट की गई और आर्टिकल 25A लेके आया गया, जिसमें 5 से 16 साल के हर बच्चे को एजुकेशन देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ठहराया गया 2010 में। और हर बच्चा स्कूल में होगा और उसको स्टैंडर्डाइज यानी मेयारी तालीम दी जाएगी और लाजमी तालीम की कोई फीस नहीं होगी। तो ये 2010 में, यानी आप देखें कितना लेट हमने इस चीज का तयन किया। फिर कभी भी इलेक्शन आए या सैलाब आए या जल्जला आए, तो एजुकेशन ही के जो HR है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, खा वो पोलियो कैंपेन हो, उसमें वो मुतासिर होता है बिल वास्ता तौर पे या बिला वास्ता तौर पे। जब कोविड-19 हमारे यहाँ आया और फरवरी के बाद तय किया गया कि 1 मार्च से पूरे मुल्क में तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे, तो एक अगर आप सिंध में देखें तो सिंध में कोई 46,000 के करीब स्कूल हैं टोटल, और 46,000 में से कोई 7-8 हजार सेकेंडरी स्कूल हैं, बाकी 38,000 जो है वो प्राइमरी स्कूल हैं गवर्नमेंट के। अगर आप देखें तो वो तो पहले ही उसमें से 18,000 घोस्ट स्कूल थे, यानी जिसमें टीचर तनख्वाहें लेते हैं और वो स्कूल नहीं होते ना, वहां पे कागजों में स्कूल होते हैं। बिल्कुल। तो एजुकेशन का अगर हम ओवरऑल भी देखें तो बजट जो है वो हमारे GDP का जो है वो GDP के 6% कभी भी नहीं हमने 6-7% या 8% रखा गया, हमेशा उससे कम ही रखा गया। और अब तो GDP पाकिस्तान का नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है कोविड-19 के बाद। अगर आप देखें तो उससे कितना बड़ा तबका मुतासिर होगा। और पाकिस्तान की जो बड़ी पॉपुलेशन है, यानी 22 करोड़ में से अगर आप देखें तो 22 करोड़ में से कोई 4 से 5 करोड़ लोग हैं जिनके पास एंड्रॉइड कोई गैजेट या फोन या कोई चीज मौजूद है ना, तो वो शायद डिजिटल एक्सेस हो उनका, लेकिन बाकी सारी पाकिस्तानी अवाम जो है उसके पास कोई एक्सेस नहीं है
यानी खासतौर पे अगर आप सिंध में देखें 29 डिस्ट्रिक्ट हैं, 29 में से 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अगर कराची के आप निकाल दें तो जैसे जैसे आप जाते रहेंगे, थरपारकर तक जाएंगे, जैकोबाद तक जाएंगे, तो कनेक्टिविटी और जो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जो है ये चैलेंज बनता जाएगी ना। और जो सियासी भर्तियां की जाती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसकी वजह से कितने आपके पास एक्सपर्ट एक्सट्रोवर्ट टीचर्स होंगे जो ऑनलाइन कुछ पढ़ा भी सकते हैं या उनके अंदर एबिलिटी भी है। क्योंकि मैं देखा कि मैं खुद भी जब सोशियोलॉजी पढ़ी, मैंने पढ़ाई, तो मैंने देखा कि जब हम मुजाहरे वगैरह यहाँ पे देखते थे कराची प्रेस क्लब के बाहर, तो कोई जर्नलिस्ट उनको कहता था कि आप एक सफे का कोई आप ऐसे लिख के दिखाएं, तो वो नहीं लिख पाते थे। तो ये बहुत ज्यादा क्वालिटी का जो है, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कोई बेंचमार्क नहीं है। और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब के जमाने में कुछ उन्होंने मॉनिटरिंग टीम्स बनाई थी, मगर वो भी इतने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाई और इनरोलमेंट कुछ थोड़ा बहुत खौफ की वजह से शायद बढ़ा। और मगर फियर से कभी भी सोसाइटी में जो है वो चेंजेस नहीं आती। आपको सोसाइटी में इस तरह ड्राइविंग फोर्सेस जनरेट करनी पड़ती हैं, रिवार्ड और जो है रिकग्नाइजेशन की थ्योरी है, वही एजुकेशन के वेरिएबल को जो है ऊपर लेके आती है। और पाकिस्तान उन ममालिक में से होगा जिसमें कोविड-19 की वजह से जो 70% तबका प्राइवेट स्कूल एजुकेशन का है, उसमें से अगर आप 10% बीकन हाउस सिटी और एलीट स्कॉल, एचिसन कॉलेज, इस तरह के निकाल दें, तो बाकी तो जो छोटे स्कूल हैं जिनकी फीस 1000 रुपए से कम है, वो तो इस कोविड-19 में सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे कि बिल्डिंग का रेंट, असातिज़ा की तनख्वाहें और यूटिलिटीज। जो पाकिस्तान उन ममालिक में से हैं जिसमें यूटिलिटीज जो है अपने पूरे खित्ते में, जो हमारे यहाँ वापदा यहाँ के इलेक्ट्रिक के बिल हैं, पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा हाई रेटिंग चार्जेस हैं यहाँ पे। और अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस जो है खित्ते में कम है, लेकिन दूसरे इंडिकेटर जो हैं जिसमें जीडीपी है, जिसमें लिटरेसी का इंडिकेटर है, वो सारे इंडिकेटर नहीं शेयर किए जाते। सिर्फ एक ही इंडिकेटर से अगर आप अपने कंट्री को एम्पिरिकल जनरलाइज करेंगे तो उससे आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फिर सबसे बड़ा जो बच्चों के लिए हमारे यहाँ एजुकेशन में है, वो आपको पाकिस्तान की कोई ऐसी सड़क नहीं होगी, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे चाइल्ड बैगरी आपको ना नजर आती हो। मुल्तान तो मज़ारों का शहर है, रियाज साहब बैठे हैं, हर मज़ार पे हजारों बैगर आपको बच्चे नजर आते होंगे, पंजाब में भी और सिंध में भी। तो ये कुछ कॉमन रियलिटीज हैं जो जिनको जब तक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन नहीं किया जाएगा, तो हम इस कोविड-19 के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी और अल्टरनेटिव प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाएंगे, तो फिर तो एक हवा में बात है ना कि हमने जी ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, मैं अफजल, मैं आसिफ साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। माशाल्लाह खूबसूरत इन्होंने एक बात की, लेकिन मैं थोड़ी सी मतलब निगेट करूंगा कि आसिफ भाई फरमा रहे हैं ना कि जो ह्यूमन बेसिक राइट्स हैं उनको अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। सर, बेसिक ह्यूमन राइट के तरफ हम आते हैं तो हमारा इश्यू तो ये कि हमें अभी खुराक ही पूरी नहीं मिल रही। हमारी मतलब कितनी % पॉपुलेशन ऐसी है जो मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा रही है। देखिए ना, एजुकेशन की बात तो बहुत आगे जाके आती है। जब तक आपके घर में प्रॉपर पंखा नहीं है, प्रॉपर आपके घर किसी को खुराक नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, जूता नहीं मिल रहा, इवन बेतहाशा पॉपुलेशन ऐसे जिसको शेल्टर नहीं मिल रहा। आपने आसिफ भाई ने अभी जिक्र किया मज़ारात का। आप लिटरली यकीन करें कि बाज़ का इतफाक होता है, हमारे कोई गेस्ट वगैरह हैं या कोई दोस्त वगैरह बाज़ का अदर सिटीज़ से आते हैं, पर्टिकुलर सिंध से, तो वो उन लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम इन मज़ारों वगैरह पे विजिट करें। वहाँ जाकर हमें फील ये होता है कि पैदा होने वाले हर चौथे बच्चे को किसी मज़ार या पार्क में भेज दिया जाता है कि वहीं से वो पल के भी आएगा और पढ़ के भी आएगा। इसी तरह सर, अगर हमारे दीनी मदारिस का हाल देखें, हमारे दीनी मदारिस में जिस अंदाज में बच्चों को भेजा जाता है, उसमें कोई टारगेट नहीं होता कि ये रिलीजियस एजुकेशन हासिल करेगा या बच्चा सोसाइटी में आके अपना कोई रोल प्ले करेगा। बेसिक पर्पज़ ये होता है कि वालिदैन ने बच्चा पैदा किया, उन्हें फील हुआ कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उसके लिए आइडियल एनवायरनमेंट ये है कि इसको किसी ऐसे मदरसे में डाल दिया जाए जहाँ इसका नान नफ़का बच्चे का मदरसे के ज़िम्मे हो, और एडिशनल अगर वो साथ कुछ पढ़ भी आएगा तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, और कल को किसी मस्जिद में इमाम लग जाएगा और मस्जिद का इमाम ला के ये अपनी लाइफ गुजारने के काबिल हो जाएगा। अब बात ये कि जो टारगेट्स हमारे क्या हैं, हमने लिटरेसी रेट को किधर लेकर जाना है या वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ मुकाबला करना है, आसिफ भाई ये बहुत आगे की बात है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, क्या कब तक हम थ्योरीज पर बात करते रहेंगे। देखिए, मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, रिमोट एरिया में रहता हूँ,
इंतहाई पेंडू प्रोडक्शन सोसाइटी से मेरा ताल्लुक है। स्टार्ट हम दिन का करते क्या दिन हमने गुजारना कैसे है। कोई किसी हमाम के बाहर बैठ के गुफ्तगू कर रहा है, कोई किसी मतलब लाइक जिस तरह हमारी जो लेबर क्लास है टीवी के बाहर बैठे हैं और 3-3 4-4 घंटे खबरें सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आज का दिन स्टार्ट तो हो गया। हमारी जो बीवी है वो किसी खेत में चली गई, वहाँ को काम शाम करेंगे, अपनी रोटी बना कर लाएंगे और हमने यहाँ बैठ कर टाइम गुजारना कैसे है। तो आसिफ भाई कराची मुमकिन है आप मतलब बहुत बेहतर कंडीशन में हो, लेकिन यहाँ जो एनवायरनमेंट है, यहाँ कोविड-19 के हवाले से जो असरात हैं उनकी सूरत हाल इतनी ज़्यादा सीवियर है। और जहाँ तक लिटरेसी रेट की हालत है, आप हैरान होंगे कि मैं एक दफ़ा स्कूल चेक करने के लिए गया, तो एक साहब को, एक टीचर से मेरी बात हुई, तो बातों बातों में उन्होंने मुझे जिक्र किया कि सर मैंने कुफला आपसे बात करनी है। मैंने कहा ये मेरा विजिटिंग कार्ड रखें, आपका जो भी इश्यू है उसे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपके लिए ये बात बड़ी हैरानी वाली होगी कि वो साहब मुझे स्पॉन्टेनियस बताने लगे कि सर मुझे मैसेज करना नहीं आता। अब मुझे बताएं कि जिस सोसाइटी में आपका टीचर, और दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज, ऑल्दो दीज आर वेरी बिटर फैक्ट्स बट इट इज सो। अब जिस सोसाइटी में एक वर्किंग टीचर जिसने क्लास में ऑनलाइन लेक्चर देना होता है और वो मुझे कह रहा है कि सर मुझे मैसेज करना नहीं आता, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि वो कोई डिलीवर कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा और उसके अगेंस्ट आपको कोई रिजल्ट भी मिलेगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस ये छोटी सी मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कहा शेयर कर दूं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोगों ने भी ये चीज ऑब्जर्व की है, सिर्फ मुल्तान में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे, मतलब बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट पाकिस्तान में हर जगह का यही आलम है इस वक्त कि नहीं हम हम लोग किसी देखिए ना अबू ज़र, हम जब मुल्तान की पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं लाइक इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद, इन इलाकों का अगर निकाल दिया जाए तो यहाँ फिर शायद कुछ भी हालात बेहतर होंगे। लेकिन अदर देन दैट तो इकोनॉमिक कंडीशन भी बड़ी मीगर है और एजुकेशनल तो उसको तो फोकस रखा ही नहीं गया, और ना ही किसी पॉलिटिकल आदमी ने कभी फोकस किया इस बात को कि मैं जिस इलाके से बिलोंग मैं करता हूँ आपकी कि इसी वहाँ मैंने एजुकेशन। जी इलियास साहब, मैं इसी बात में से आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर जी फिर जी। हम लोग ऐसे टीचर्स को हायर ही क्यों करते हैं? हमारी गवर्नमेंट में भी हम्म। उनके 22वें ग्रेड तक वो लोग पहुंच जाते हैं, आखिर वो पहुंचते कैसे हैं? रीजन क्या है वो पहुंचते कैसे? देखें देखें अबूजर आपने खूबसूरत सवाल किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब आसिफ भाई पहले ही दे चुके हैं। आसिफ भाई ने बड़ा क्लियर बताया कि हमारे यहाँ सूरत हाल तो ये है, हम इखलाकी तौर पर इतने एहतियात पे चले गए हैं कि हमारे पास बेतहाशा घोस्ट स्कूल है। अब टीचर तो उस वक्त इंडक्ट किया जाएगा, पढ़ाने के काबिल होगा जब वो इनेक्चुअल पढ़ाएगा। जब वो इनेक्चुअल पढ़ा ही नहीं रहा, वो एक स्कूल है, वो कागजों में एस्टेब्लिश हुआ है, कागजों में उसकी सैलरी डिसाइड हुई है, कागजों में डिटेक्ट हुई है और पता नहीं चला उसको कुछ आता जाता है या नहीं। लेकिन जब वो कहीं जाता है तो वो ये शो करता है कि मैं फ्रांस स्कूल में पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे पता है वहाँ क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से आ गई? ये तो सब कुछ कागजों में नहीं, तो कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन इसके 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 पीछे भी तो कोई ना कोई हल होने चाहिए ना कोई सोल्यूशन तो होने चाहिए हमारे पास इनफरादी तौर पे कुछ ना कुछ सोल्यूशंस तो होने चाहिए कि आखिर इस चीज को ओवरकम कैसे किया जाए। डेफिनेटली आपका बड़ी अच्छी बात आपने की। हम आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। हमें ये चीज़ें अब समझ आई हैं कि इन घोस्ट स्कूलों को एंड ऑफ द डे नेशन पर क्या असर पड़ता है। हमने इनको एलिमिनेट कैसे करना है, अगर स्कूलों को एक्चुअलाइज करना है तो किस अंदाज में करना है, यकीनन ये चीज़। लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाती है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है, हमारे जो पॉलिटिकल रिजीम है उसका कितना इंटरेस्ट है इसके तरफ, देखिए क्या वो इन एक्चुअल कुछ कर गवर्नमेंट पाएंगे? जी। गवर्नमेंट तो हमें हर तरह से रुलाती है। 77.62 62। हाँ। बिलियन हमारा बजट तय होता है एजुकेशन के लिए, लेकिन वो जी जी। बजट कहाँ जाता है हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो दिखता कहीं नहीं है। जितने भी हमारे सरकारी हम्म। इदारे हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उधर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट्स तो हैं, वहां पे हमारे पास असातिज़ा भी हैं, लेकिन वो असातिज़ा हमें दिखते नहीं है। और वहां पे जो डेवलपमेंट के नाम पे जो हम लोगों को पैसों के बारे में दिखाया जाता है कि हम लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट बाज़ाहिर तौर पे नजर नहीं आती। ये बात वजह है। अच्छा, इसके अलावा ये कि अभी जो गुफ्तगू चल रही थी कि हम लोग जो है क्या कहते हैं, ऑनलाइन स्टडीज को हम लोगों ने अभी इनिशिएट किया है। तो ऑनलाइन स्टडीज को हम लोगों ने इनिशिएट किया है, हमने तो नहीं किया ना, हमने इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली हमने तो नहीं किया ना, ये इनिशिएट किया हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी हुकूमत ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। लेकिन एट द सेम टाइम जब हुकूमत ये सब करिए, हुकूमत को फिर बहुत सारी चीजों को भी देखना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए। जैसे कि हमारे पास लोड शेडिंग की बीमारी है। लोड शेडिंग की बीमारी जितनी थी वो मजीद बढ़ गई है, कोविड में बढ़ गई है। और लोड शेडिंग का कोविड से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बढ़ गई है, ना जाने किस वजह से बढ़ी है। लेकिन फिर उसी टाइम पे आप ऑनलाइन क्लासेस, चाहे अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, बात यह है कि वो भी इस चीज से मुतासिर है, वो इस चीज से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। क्यों अफेक्ट हो रहा है? क्योंकि उसके पास
दो दो लैपटॉप है, उसके पास आईफोन है, उसके पास इंटरनेट है, सारी फैसिलिटीज है, बट लाइट ही नहीं होगी, बिजली ही नहीं होगी, तो फिर क्या फायदा? क्यों आसिफ साहब, क्या मैं इस बारे में गलत हूँ? मैं जाहिर सी बात है हो क्वाइट सकता हूँ। क्वाइट राइट। बहरहाल ये हमारी गवर्नमेंट में बहुत सारे फ्लॉसेस हैं, और वो सारे फ्लॉसेस जनरेट कहाँ से होते हैं? वो सारे फ्लॉसेस जनरेट होते ही हमारी लिटरेसी रेट से, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में भी हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, काफी सारे मिनिस्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं, और कुछ तो प्राइम मिनिस्टर हमारे ऐसे गुजरे जिन्होंने जो है ना अपनी 10वीं भी फेल की है। तो ये तो हमारे मसले हैं। लेकिन अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपने सवाल की तरफ आते हैं। इलियास साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड की वजह से हमारा, आपने अभी जिक्र किया है कि कोविड की वजह से हमारा सब कुछ तालीमी इदारे बंद हुए हैं, सब कुछ बंद है। आसिफ साहब, आपने भी अभी यही बताया था कि तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद है। तो क्या ये कोविड की वजह से स्टूडेंट्स जितने बैठे हैं सर, क्या इनके साल जाया होते रहेंगे? क्या ये मतलब मुसलसल तौर पर बैठे रहेंगे जब तक कोविड खत्म नहीं हो जाता? क्या पता ये कोविड 5 साल तक चले, क्योंकि जिस तरह से हमारी आवाम इसको ले रही है, सीरियस तो कोई ले नहीं रहा इसको, तो जिस तरह से ले रही है, हो सकता है ये 5 साल तक एग्जिस्ट करे। तो क्या वो लोग जो बच्चे बैठे हुए, जो पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए, क्या वो 5 साल तक बैठे रहेंगे? अगर इसको अबूजर देखें ना आप, तो अभी दुनिया में जो स्टडीज हो रही हैं, वो एनर्जी पॉलिसी आपकी एजुकेशन पॉलिसी से कोविड 19 के बाद जो है ना उसको वो अमलगमेशन कर रहे हैं उसको, कि आपकी अगर एनर्जी पॉलिसी सही नहीं होगी तो एजुकेशन पॉलिसी कोविड 19 के साथ नहीं चल सकेगी ना। और एनर्जी पॉलिसी आपकी कहती है कि पाकिस्तान में अगर 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, अगर इसकी तलब जो है 16,000 मेगावाट पे चली गई, और 5 सालों में जो पावर प्लांट लगे थे उसके बाद 22 महीनों से कोई पावर प्लांट नहीं लगा, तो फिर वो पॉपुलेशन ग्रोथ तो आपकी 2.1% से हो रही है, और जो लोगों का एडमिशन है स्कूलों में 1% के हिसाब से बढ़ेगा। तो फिर आप अगर एनर्जी को पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ मैनेज नहीं कर पाएंगे, और आपके बर्थ रजिस्ट्रेशन का वेरिएबल, आपको जो पैदाइशी सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो आपको बता रहा होता है कि आपके कितने बच्चे स्कूलों में आने वाले हैं। आपका जो सर्वे होता है, पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे है, पाकिस्तान हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे है, या आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, ये आपको बता रहे होते हैं। अगर आपको पता भी लग रहा है और फिर भी आप अपनी एनर्जी के ऊपर, आप देखें पिछले 22 महीनों से कोई मेगा प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई हम लोग की, और जो करंट डेफिसिट नीचे आया, हमने इंपोर्ट सारी बंद कर दी है। अगर आप इंपोर्ट बंद कर दें, करंट डेफिसिट नीचे आ जाएगा, लेकिन आपके मुल्क में कोई तरक्की भी नहीं होगी, और आपका जो 40% रेवेन्यू है जो इंपोर्ट से आता है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा इंडिकेटर अच्छे नजर आएंगे कि हमने कम से कम अपना जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है वो खत्म कर दिया। ये सब चीजें एजुकेशन से इनका डायरेक्ट इनका ताल्लुक है। और जारी बात है, एनर्जी पॉलिसी ना नहीं थी तो आपने देखा है अभी पूरे पाकिस्तान में जो एकदम लोगों को लोड शेडिंग का झटका लगा है, ये 22 महीने से क्यों नहीं लगा? इस वजह से नहीं लगा ना कि जो उस जमाने में उस गवर्नमेंट ने, बेशक उन्होंने हाई इंटरेस्ट लोन लिए, लेकिन उन्होंने जो ये भिक्की पावर प्लांट है, इसी तरह उन्होंने बहुत सारे पावर प्लांट जो हैं, उसमें 2013 में जब गवर्नमेंट उनको मिली थी तो उस जमाने में एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा था, तो उन्होंने किसी तरीके से उसको मैनेज किया, डॉलर को बोरो किया और कंट्रोल रखा इसको। तो इन चीजों की वजह से जब पावर सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कोविड 19 से आप नहीं लड़ सकते। इस बार का बजट भी आप देख लें, आपने पावर सेक्टर और एनर्जी के लिए क्या इन्वेस्टमेंट आपने रखी है। और जिस जमाने में हमारे पास फर्नेस ऑयल स्टोर करने का एक गोल्डन पीरियड था, जब $35 पर बैरल आपको दिए जा रहे थे कि आप आके हमसे पेट्रोल उठा लें, फर्नेस ऑयल उठा लें, आपको उठाने के साथ साथ $35 भी दिए जाएंगे, हमने उस टाइम इंपोर्ट बंद कर दी। आप वो हैरान हो गए, 200 मुल्कों में से वाहिद मुल्क पाकिस्तान था जिसने इंपोर्ट बंद कर दी। जब इंपोर्ट बंद कर दी तो जब प्राइसेस ऊपर चले गए तो अब आपने देखा एकदम हमें 26 रुपए बढ़ाने पड़े। आप मेरे से अगले महीने प्रेडिक्शन ले लें, 13 रुपए अगले महीने भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको, आपने जब अपनी, जिस जमाने में हनीमून पीरियड था, जैसे बाहर अगर आप गए, मैं भी वहां मैं रहा हूँ, एक हैप्पी आवर होते हैं हर होटल में ना, हैप्पी आवर होते हैं 5 बजे से लेके 8 बजे तक। आपने हैप्पी आवर मिस कर दिए तो फिर तो आपको बहुत महंगी चीज खरीदनी पड़ेगी ना। तो ये तमाम चीजें जो है आपकी, इन चीजों से बड़ा इनका रेलेवेंसी भी है और ऑब्जेक्टिविटी भी है। और फिर दूसरा है कि अल्टरनेटिव एजुकेशनल स्ट्रेटेजी जो है वो आपने बनानी पड़ेगी, जिसका सोल्यूशन भी मैं आपको देता हूँ कि जो हमारे पास सेलुलर कंपनीज हैं, चारों सेलुलर कंपनीज को आप लें, जिस तरह ये आपने कोविड 19 का आपने देखा रिंगटोन चला रहे हैं, इसी तरह एजुकेशन के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें, अगर इन सेलुलर कंपनी के ऊपर अगर आप जीएसटी देखें तो खाली वो जीएसटी हटा दिया जाए तो लाखों पाकिस्तानियों को, 2-3 करोड़ लोगों को डिवाइसेस दी जा सकती हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, असातिज़ा को भी और स्टूडेंट्स को भी दी जा सकती हैं, खाली आप एक जीएसटी हटा दें। अच्छा, एक मजे की बात है आसिफ साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक मजे की बात है, अगर हुकूमत ये कर भी देती है ना तब भी नुकसान है, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले एक स्कीम निकली थी, उस
को मैं बेसिकली अपने तौर पे उसको स्कीम नहीं, एक स्कैम कहता हूँ कि जितने भी तलबा हैं उनको लैपटॉप मिलेंगे, उनके अच्छे रिजल्ट अचीव करने के बाद उनको वो लैपटॉप कुछ को तो मिले, कुछ को तो नहीं मिले। बहरहाल वो आज भी गरीब का बच्चा आज भी नहीं, लेकिन अब उधर वो मैंने देखा है, वो यूज तो कर रहे हैं। हमारे पास भी जॉब लेने आते हैं लोग, बच्चे हमारे पास भी, वो कराची इलाके के देख लें कितना फार है, तो वो बच्चे यूज तो कर रहे हैं लैपटॉप, वो जाया तो नहीं गए। आज उनकी एक्सेसरीज मिल रही हैं हायर के वो लैपटॉप से, उनकी तमाम चीजें मिल रही हैं और वो बच्चे यूज कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी भी कभी अगर आपका आना हो तो आप देखिएगा, उसके बच्चों के कंधों पे जो बैग है ना, वो उसी लैपटॉप का ही बैग है जिसमें वो अपनी किताबें भी रखते हैं। मे बी उसकी अब उधर प्रोक्योरमेंट में शायद गलतियां हुई हों, करप्शन हुई हो बहुत सारी, लेकिन एंड यूजर जो है ना, मैं तो लम्स भी जाना हुआ, मेरा एनसीए भी जाना हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज भी जाना हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी भी जाना रहता है, मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर या किसी कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं जाते हैं, तो आप भी अब उधर अगर ट्रैवल करो तो वो आपको बैग और लैपटॉप तो जाया नहीं हुए कचरे में, वो है लोगों के पास। लेकिन स्टिल उसका भी मिसयूज हुआ है ना, मतलब जिधर से आने थे, जो बीच में पाथवे था, उस पाथवे से जो है वो गायब हुए हैं काफी सारे लैपटॉप्स। बेचारे जो गरीब का बच्चा जिसके लिए एक वो लग्जरी है, वो आज तक आसरे में बैठा है, और एट द सेम टाइम जिनको मिल भी गए तो दे आर आल्सो नॉट हैप्पी विद दैट, बिकॉज वो उस लायक ही नहीं है। शायद उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इतनी हाईटेक कॉन्फ़िगरेशन ना हो उसकी, कि जो आजकल के दौरे हाजिर के। अच्छा, मैं सर एक्सक्यूज मी, मैं दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक छोटी सी बात सर, शायद अफजल ने मेरा तारुफ मुकम्मल नहीं करवाया। मैं यहाँ मुल्तान बोर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटीज को भी लुक आफ्टर कर रहा हूँ, और डायरेक्टली मैं फोकल पर्सन हूँ लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब का। माशाल्लाह, ठीक है ना। तो जी मेरे पास सर ये असाइनमेंट है, ऑन पेपर ये असाइनमेंट मेरे पास है। इसमें सर ये है कि हमने तकरीबन मुल्तान में 2000, चूंकि ये जो लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ये 4th फेज था, इससे पहले 3 फेज चल चुके थे। चौथा फेज था ये चौथा फेज था। अच्छा, ये सर चौथा फेज कंसिस्ट करता था 2014, 15 और 17, ठीक है। इनके जो पास कैंडिडेट है, हमने इन बच्चों को ये लैपटॉप डिलीवर किए। अच्छा, जहाँ तक है सर स्पेसिफिकेशन की बात, सर आई अश्योर यू कि इनमें किसी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये कह सके ये सब स्टैंडर्ड थे या इनकी क्वालिटी ठीक नहीं था, या एंड यूजर से जो हमने फीडबैक लिया कहीं हमें इस किस्म का सिग्नल नहीं मिला कि उनके यूजर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है सर। अच्छा, एक मैं क्लियरिटी और कर दूं अफजल, पर्टिकुलरली आपको, आप जो बता रहे थे कि गरीब के बच्चे को ये लैपटॉप नहीं मिल सका, चूंकि मैं इस प्रोसेस का डायरेक्ट हिस्सा हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में इसका सिनारियो पेश कर सकता हूँ। बेसिकली हुआ ये कि जो बच्चे हमारे एलिजिबल कैंडिडेट थे, इसमें आसिफ साहब क्राइटेरिया ये था कि जिन बच्चों ने 90% से ऊपर मार्क्स लिए, जी बिल्कुल, मैट्रिक में, और राना बच्चों को बताते थे इस बारे में, राणा साहब इस बारे में प्रेजेंटेशन भी देते रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि सर एग्जैक्टली सर एक दो प्रोग्राम में राना मशहूर साहब को मैंने होस्ट किया, तो उन प्रोग्राम में सर यही था कि 90 वो बच्चे जिन्होंने 90% स्कोर किया और वो लैपटॉप के लिए एलिजिबल करार पाए। जो गरीब गिलगित के स्टूडेंट थे, मैंने उनके हाथों में, मेरे पास जॉब करने आए यहाँ पे प्रोजेक्ट में, तो उनके पास आपके लैपटॉप से मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो गिलगित का बंदा जो एक कमरे के फ्लैट में रहता है। सर मैं सर यही बात कर रहा था कि अबू सर ना चीज को सिर्फ डार्क पहलू देख रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल जो बात है ना, अच्छा इसमें अब जहां तक आप बात कर रहे हैं करप्शन की, सर मैं आपको स्ट्रेट अवे, ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, मुझे नहीं पता ये लाइव प्रोग्राम है या रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। अगर ये लाइव प्रोग्राम है, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड चैलेंज करता हूँ कि कोई एक बंदा एक लैपटॉप, चले लैपटॉप को भी साइड पे कर दें, मैं ये कहता हूँ कि कोई एक बंदा मुझे इस खड़े फोरम पर चैलेंज कर दे कि कोई एक बैग किसी गलत बच्चे के हाथ में चला गया, लैपटॉप तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई ये साबित कर दे कि हमने कोई एक बैग किसी नॉन एलिजिबल बच्चे को दिया है, तो हम हर किस्म की सजा भुगतने पे तैयार है, नंबर 1। दूसरी बात सर ये है कि कुछ बच्चों को नहीं मिला, इसमें सर मैं क्लियर कर दूं, होता ये है कि सर जब बच्चा अपना एडमिशन फॉर्म फिल करता है मैट्रिक लेवल का, हम उस बच्चे को ये कहते हैं कि अपना वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर या अपना ओरिजिनल बे फॉर्म नंबर सिर्फ ये इसमें मेंशन करेगा, और अगर इन द केस इसमें कोई गलती करेगा तो ही विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप, एनी सॉर्ट ऑफ अवार्ड, एनी सॉर्ट ऑफ मेडल और लैपटॉप। हुआ ये कि सर जब बच्चों ने अपने एडमिशन फॉर्म फिल किए, ये मैं पर्टिकुलर 3 सालों की बात कर रहा हूँ, इनमें कुछ बच्चों ने अपना बे फॉर्म ठीक नहीं फिल किया, या अपनी बजाय किसी और बच्चे का, बहन का, माँ का या किसी और का दे दिया कि जी हमारा एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन हो जाए, बाद में हम रेक्टिफाई करवा लेंगे। नहीं, और कई पोजीशन होल्डर ने लिहाज साहब फॉर्म ही नहीं भरा। एग्जैक्टली अब देखिए ना, अगर कोई
बच्चा इस हद तक मैं समझता हूँ कि इसको इजी लेता है और प्रॉपर उसको फिल नहीं करता, उसमें गवर्नमेंट को ये इल्ज़ाम देना किस लिहाज से मुनासिब नहीं है। अगर मैं इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होता तो शायद मैं इतना ज़्यादा मुतमईन और बाएतमाद ना होता कि मैं जो बात कर रहा हूँ और इतने बड़े फोरम पे बात कर रहा हूँ। आई एम मोर देन श्योर कि इस पूरे सिनारियो में, अच्छा यही सर जो परसेंटेज थी, जो कि हमारे पास माशाल्लाह जो बच्चे थे उन बड़े हाई फाई और बड़ा अच्छा स्कोर लेते हैं, 2017 में हमने ये परसेंटेज 91% कर दी। हमारे पास अच्छे लोग भी हैं, हमारे पास बुरे लोग भी हैं, बट देयर आर अ मेजॉरिटी, हमारे पास मेजॉरिटी भी है ऐसी के जिन्होंने जो है बीच में मसले मसाइल किए। मेरे जाती तौर पे बहुत सारे ऐसे मेरी आंखों देखे ये वाकये हैं और बच्चे हैं, मेरे अपने दोस्त हैं जो आज तक बैठे उनको लैपटॉप्स नहीं मिले, बट स्टिल वो दिस इज नॉट लाइक समथिंग के बहुत ज्यादा नीड हो या कुछ इस तरह से हो। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बहुत माइनर सी चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारे पास अब अभी बात हुई है लैपटॉप की, अब लैपटॉप के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जिसमें करप्शन होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी इदारे से ताल्लुक रखता हूं तो ऑब्वियस ही बात है आई विल डिफेंड माई सेल्फ कि भाई मेरा इदारा ऐसा नहीं है, बट समहाउ आई नो द बिटर रियलिटी ऑफ माई डिपार्टमेंट कि वहां पे बहुत सारे मसले मसाइल हम लोगों को पेश करने पड़ते हैं, हम लोगों को नहीं, हमारे अलावा। आज अगर मैं करप्ट नहीं हूं तो मे बी मेरे नीचे जो बंदा बैठा काम कर रहा है वो करप्ट हो सकता है, और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो एक टायर पंचर वाला भी जो है वो करप्ट है हमारे यहाँ। इसमें हम देखें ना कि हम देखते कैसे हैं, हम किसी मुल्क में करप्शन या कोई चीज देखनी है, पंजाब में जो एक स्लोगन है मार नहीं प्यार ना, तो ये स्लोगन की हद तक है। जबकि सुबह सिंध में अबू ज़फर हमने कॉर्पोरियल पनिशमेंट का एक पूरा लॉ बनाया है 2016 का, जिसमें सजाएं भी हैं, जिसमें जुर्माना भी, अगर कोई टीचर बच्चों को मारता है या उसको टॉर्चर करता है या पनिशमेंट करता है। तो पंजाब में तो ये परवेज इलाही साहब के जमाने का सिर्फ स्लोगन ही है मार नहीं प्यार, इसके ऊपर कोई कानून साजी तो की नहीं। और जब तक आप कानून साजी नहीं करेंगे तो आप ये स्लोगन जो होते हैं या जो ये कैंपेन पैनाफ्लेक्स पे लटकी होती है, ये तो एक किस्म का आवाम को धोखा देने वाली बात है ना। क्या आप गुजरे देखें आप हमारे कानून बन जाते हैं, हर तरह से हमारा कानून तैयार होके हमारे सामने प्लेट में पेश कर दिया जाता है, लेकिन बात सिर्फ वहीं पे आके रोटेट करती है कि वो उस पे हम अमल कितना करते हैं हमारे। लेकिन अबूदर आप अभी जहाँ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, किसी लॉ ऑफ लैंड के तहत इमिग्रेंट को राइट्स होते हैं ना, ऐसा तो कोई मुल्क हो नहीं सकता जहाँ कोई भी लॉ ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इम्प्लीमेंट तो सेकंड स्टेज आती है, पहले पहला मरला कानून बनाने का तो है। पंजाब ने कॉर्पोरियल पनिशमेंट के लिए पंजाब ने, बल्कि इलियास साहब बता पाएंगे क्या, हमने 10,000 बार इनको प्रेजेंटेशन दी है, इनके एजुकेशन मिनिस्टर्स को, सबको। ये पंजाब में कॉर्पोरियल पनिशमेंट का जो ह्यूमिलेटिंग एंड इंसल्टिंग पनिशमेंट है, आपको पता है इतनी वीडियोस आती हैं जिसमें एक टीचर प्रिंसिपल को धमकी दे रहा है कि अगर तूने मेरी एब्सेंट लगाई तो मैं तेरे को फैसलाबाद में उठा के ले जाऊंगा, बल्कि पूरी नस्लें तबाह कर दूंगा। तो ऐसी वीडियो तो आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। मतलब ऐसी वीडियो आपको पता है कि ऐसे पंजाब में टीचर अपॉइंट हैं कि जो अपने प्रिंसिपल को, अपने ईडीओ को ऐसी धमकी देते हैं कि वो उनकी एब्सेंट तो गया, उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं रजिस्टर में उनके खिलाफ कोई शोकॉज भी देने में। तो ये एनवायरनमेंट जो है, अच्छा, ये पंजाब में एनवायरनमेंट मैंने देखा है अबूजर, मैं क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही ट्रेवल करता हूँ, तो ये बदमाशी का एनवायरनमेंट मैंने जो है ना, ये पंजाब में मैंने देखा कि किस तरह निचले सतह के साथी जो हैं, और इसमें पूरी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी इन्वॉल्व है। आपकी एजुकेशन सेक्टर जो है, इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी, यही लोग पोलिंग के दौरान इलेक्शन में धांधली करने में लोगों की मदद करते हैं, अपने सियासी जो वहां के असर रसूख वाले लोग होते हैं, क्योंकि एजुकेशन के लोग ही, और आपने देखा जुडिशरी और एजुकेशन, ये दो बंदे इलेक्शन में काम आते हैं आपकी मदद करने के लिए, किसी धांधली करने के लिए। बिल्कुल आप देखें फ्यूडलिज्म कहाँ टूटा है, सेंट्रल पंजाब में क्यों टूट गया। सेंट्रल पंजाब में जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में बहुत बड़ी, या नवाज शरीफ के जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो शेखुपुरा में अगर नेस्ले की फैक्ट्री में रोज के 3,000 को दिहाड़ी लेगा, तो वो अपने गोपंग या दरेशक या इनके जतोई या इनके मजारियों के आगे क्यों आगे बैठेगा, क्योंकि वो 3,000 वहां से कमाता है डेली के, उसके बच्चे पढ़ेंगे अच्छे स्कूल में। तो ये जनूबी पंजाब की पसमानदगी और सिंध की, बलोचिस्तान की पसमानदगी की वजह क्या है कि पावर ऑफ कंट्रोल जो है वही इनका पीर है, वही इनका जागीरदार है, वही इनका सनतकार है। तमाम पावर्स जो है वो एक जगह पे आ गई। इस वजह से उनके अपने बच्चे जो हैं वो तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप अभी भी जाके सदर्न पंजाब में देखें तो कई गांव में ट्रक के मुंह वाली बस चलती है।
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप देखें, अगर 3 मेट्रो अगर निकाल दें पंजाब से, 3 मेट्रो निकाल दें या ऑरेंज ट्रेन को निकाल दें, तो बाकी जो सदर्न पंजाब है, आप उसके हाल देखेंगे। जो वजीर आला का गांव है वहां बिजली नहीं है, जो सीएम साहब का गांव है वहां पे आपको हैरत होगी, बिजली नहीं है। तो गांव में आसिफ भाई, आसिफ साहब आपके लिए ये बड़ी अजीब बात, तो सीएम के गांव की बात कर रहे हैं। इस सूरत हाल ये है कि मुझे, चूंकि अफजल ने बताया था कि थोड़ी ये प्रोग्राम आने चलना है, तो मैंने चार्जिंग वाला पंखा साथ लगाया हुआ था कि ताकि मैं थोड़ी देर आपको कंपनी कर सकूं। सूरत हाल ये है कि इतनी शिद्दत की गर्मी, और मेरा ख्याल है सर 44 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है और लाइट नहीं है। नहीं, आप लोगों को सलाम है सर, आप लोगों को सलाम है सर, मुल्तान में जो आप काम करते हैं आपको सलाम है। इतनी गर्मी में अबूजर तो खुद मुल्तान में रहा है, इसको पता है कितनी गर्मी होती है। हाँ जी, अबूजर मुल्तान। और मैं आसिफ भाई आपको बता रहा हूँ कि सूरत हाल ये है कि अगर हमें कोई 1 घंटा कंसंट्रेशन के साथ कोई काम करना पड़े तो हमें उससे 5 घंटे पहले अपने आप को चार्ज करना पड़ता है ताकि 1 घंटा हमारा वो गुजर जाए जिस घंटे में हमने कोई असाइनमेंट करनी है। नहीं, मुझे आपके इलियास भाई, आपके मुल्तान की अभी शाइस्ता बुखारी साहिबा एक चाइल्ड राइट्स कमीशन की हेड बनी है इस्लामाबाद में, तो शाइस्ता बुखारी साहिबा से बोलेंगे कि आपके साथ मिलकर कोई काम करे वहाँ चाइल्ड राइट्स का, ताकि ये जो अबूजर के प्रोग्राम का जो मकसद है कि हम इसके कोविड-19 और एजुकेशन के चैलेंज को जो है किस तरह हम इससे नबर्द आजमा हो सकते हैं, वो नेटवर्किंग से, पॉपुलेशन बिल्डिंग से हो सकता है। बात तो सर ये है कि अबूजर इस प्रोग्राम के बाद भूल जाएगा कि मैंने क्या कमेंट किया था, और शाइस्ता बुखारी साहब तक अगर आपका पैगाम पहुंच गया तो उन्हें ये याद नहीं गया कि कौन से इलियास सदीकी से बात करनी है। और सारे सेंटे के बाद जो जनीवा में जाके प्रेजेंटेशन देती है राशिदा कुरैशी, वो आपके मुल्तान की है, जो बच्चों के हकूक पे प्रेजेंटेशन होती है ना, तो मैं इंशाल्लाह उससे भी आपको नेटवर्क करा दूंगा। वो चाइल्ड राइट्स मूवमेंट पंजाब को देखते हैं। साहब आप बेफिक्र हो जाएं, ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ही यही है कि हमसे जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक आवाज हम रेज कर सकते हैं अपनी, एक वो कर सकते हैं। दूसरा काम ये कि जितने एक्सटेंड तक हमारे से पॉसिबल है कोई चीज हम अपने मुल्क को प्रोवाइड कर सकते हैं या कोई अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं तो जरूर बिल्कुल लेंगे। अच्छा, बैक टू द टॉपिक आते हैं हम लोग। बात ये कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे एजुकेशनल क्राइसिस जो हमारा अभी चल रहा है। तो बात ये कि अभी सारा कुछ बंद हुआ है लॉकडाउन की वजह से, और बहुत सारे मसले मसाइल अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि जो हम लोगों को फेस करने पड़े। तो बात ये कि आखिर ये सारे तालीमी इदारे खुलेंगे भी या ये तब तक ही बंद रहेंगे? क्योंकि अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही थी पिछले दिनों, हम लोगों ने देखी कि यूसीपी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने एक सैनिटाइजेशन सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है कि आप एक स्टूडेंट जब एंटर हो रहा होता है तो वो प्रॉपरली सैनिटाइज हो जाता है ऊपर से लेके नीचे तक। तो वो वीडियो देख के अच्छी मोटिवेशन आई और बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, आई एम स्टूडेंट ओवर हियर, सही है, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी का बजट बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल दे डोंट हैव सच फैसिलिटीज ओवर हियर। और यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी, हाँ यहाँ पे है कुछ सैनिटाइजेशन सिस्टम्स हैं, लेकिन वो एक बहुत सर्टेन अमाउंट तक है, हर कोने पे लगा तो है लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। बट स्टिल जो चीज उन लोगों ने लॉन्च की, आई वाज हैप्पी टू सी कि मेरे मुल्क में इतनी सारी तरक्की हो रही है और इतना कुछ अच्छा हो रहा है। तो क्या वैसी चीजें इम्प्लीमेंट करके ये सारी चीजें ओपन हो सकती हैं या नहीं? और अगर हो सकती हैं तो इसके अलावा और कौन कौन से स्टेप्स हैं? क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि खुलना चाहिए, अगर वो नहीं खुलेगा तो हमारा लिटरेसी रेट जो 40% पे है, जिस 40% भी वो जिनको सिर्फ अपना नाम लिखना आता है, तो फिर वो मजीद 40 से 20 होते ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इस पे आप दोनों क्या कहना पसंद करेंगे? खूबसूरत सवाल है, खूबसूरत बात है, लेकिन अफजल जहां भी लफ्ज अगर आ जाता है ना तो फिर पूरे के पूरा जो सवाल है उससे सिनारियो तब्दील हो जाता है। अब देखें ना, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बात कह दी कि अगर फर्ज करो इदारों में ये सैनिटाइजेशन का सामान रख दिया जाए, SOPs को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए, डिस्टेंसिंग रखी जाए, लेकिन इशू ये है हु विल बेल द कैट। अब जरा हम आते हैं, दोबारा थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने बड़ा ब्लंटली इन्फॉर्म किया कि हम तमाम इदारा जात में सिस्टम्स को डेवलप करेंगे, कंप्यूटर सेट रखेंगे और बच्चों को कंप्यूटर लिटरेट करेंगे। अच्छा, मुझे अजीब इत्तेफाक हुआ कि उन दिनों इम्तहान होते हैं मैट्रिक के, तो मुझे कुछ इदारा जात में जा करना सेंटर चेक करना था। अब उधर बिलीव करें कि अब ऑब्वियस बात है, यूके ग्राउंड रियलिटीज हैं, बताते हुए बड़ा बड़ा अजीब फील करते हैं, लेकिन इट इज़ सो। वो ये कि मैं एक दो इदारा जात में गया तो एक कमरे को लॉक लगा हुआ था और लॉक के ऊपर और लॉक और फिर जंजीर से उसको बांधा हुआ था।
अच्छा, मैंने हेडमास्टर साहब से पूछा कि सर ये खैरियत, इस कमरे को लॉक किया गया और इसको बहुत ज़्यादा कोई इसके अंदर कीमती चीज़ पड़ी है। उन्होंने बताया सर ऐसा है कि गवर्नमेंट ने ना कंप्यूटर लिटरेसी को आम करने के लिए हमें 2 सिस्टम भेजे हैं। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि हमारा गार्ड होता नहीं है और स्कूल की चारदीवारी भी नहीं है, ठीक है। असल अब इश्यू ये है। अब उनके पास, ठीक है ना, अब वो समझ रहे थे कि शायद इसको हम जितना ज़्यादा महफूज और संभाल के रखेंगे शायद लिटरेसी उतनी बेहतर हो जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि स्कूल की चारदीवारी नहीं है, स्कूल में गार्ड नहीं है, स्कूल में 2 कंप्यूटर रख दिए गए और हेडमास्टर को कहा गया कि इसको आपने सेफ कस्टडी में रखना है। अब मुझे बताएं कि यहीं अगर से बात शुरू हो जाती है, अगर चारदीवारी नहीं है, अगर प्रॉपर साफ पीने का पानी नहीं है, प्रॉपर बाथरूम नहीं है और बच्चों को एनर्जी क्राइसिस का सामना है, मुझे बताएं वहां ये कंप्यूटर क्या करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। 178 प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च करने के वादे किए थे 2018 में, कि 2018 से 19 तक हम 178 प्रोजेक्ट्स जो है ना डेवलप करेंगे। ये हमारी पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है और ये सारी फैक्ट्स हमारे पास, फैक्ट्स विद फिगर्स हैं। तो बात ये कि 35.830 बिलियन रुपीस इन्होंने इन्वेस्ट किया। वो इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरी लगे किसी को, लेकिन बात ये कि ये इन्वेस्टमेंट हमने कहीं भी नहीं देखी। हमारे जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, चाहे वो मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, सही है, वहां पे हमने कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन देखी नहीं, कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया ही नहीं। तो ये पैसे गएगा। अब वो बात जो है ना घूम फिर आ जाती है कि हमारे पास ना अबू सर मैं अबू सर आपके सवाल की तरफ वापस आता हूँ। आप थोड़ा मतलब आगे चले गए हैं। अबू सर ये देखिए कि अगर आप कहते हैं कि भाई एजुकेशन दोबारा शुरू हो, प्रॉपर SOPs को इम्प्लीमेंट किया जाए और काम का आगाज वहीं से शुरू किया जाए जहाँ से सिलसिला टूटा था। अब हम आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की इन तमाम स्कूलों में ये सहूलतें प्रोवाइड करनी पड़े, आपको अंदाजे इसके लिए कितना बजट चाहिए? चले ये एक सवाल, इसको हम थोड़ा क्वेश्चन मार्क करके आगे चलते हैं। अब हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। प्राइवेट सेक्टर में अगर एक इदारे में 500 बच्चा सपोज इंडक्टेड है, एनरोल्ड है, और सुबह उन तमाम बच्चों को हम सैनिटाइजर लगाते हैं, बच्चों को कहते हैं कि डिस्टेंस के साथ बैठना है और इन SOPs का ख्याल रखना है। आपका क्या ख्याल है कि जो प्राइवेट स्कूल ऑनर है, क्या वो सब कुछ अपनी पॉकेट से करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। अब होगा क्या, इस एक्सपेंस की मद में वो बच्चे की फीस में 500 रुपए का इजाफा कर देगा, ठीक है। और एंड ऑफ द डे होगा ये कि वालिद के पास 2 ऑप्शन होंगी, या तो बच्चे को स्कूल से उठा के किसी सरकारी स्कूल में बिठाए, ठीक है, या अदर ऑप्शन यही होगा कि वो अपने घर में से किसी और चीज को कट करे, जहाँ वो घर वाले 3 रोटियां दिन में खाते हैं तो उन्हें 2 रोटियां खाएं, मैंने बच्चे को पढ़ाना है। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिसका जवाब ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना कम्युनिटी में किसी और के पास है। तो सर ये ना फिर वही थ्योरेटिकल गुफ्तगू है कि हम इसको कैसे शुरू करें। बात यह है कि आपके बजट का कितना परसेंट, अभी सर बता रहे थे, हम अभी तक इस पे कन्विंस नहीं है कि एजुकेशन पे जो बजट है क्या वो 7-8% तक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इफ आई डोंट फॉरगेट, मेरा ख्याल है कि 4 से 5% तक अभी हम आगे नहीं बढ़ सके। इस परसेंटेज के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि आप इन मामलों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाएंगे? अच्छा, मजे की बात तो ये है कि ये परसेंट पे भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है। सबसे मजे की बात ये है, हाँ, नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल नहीं होती, इन एक्चुअल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर 3% का हमारा बजट है पूरे मुल्क का एजुकेशन पे लग रहा है, तो वो लगता हुआ दिखता नहीं, वो 1% भी लगता हुआ नहीं दिखता, वो बीच में से कहाँ जाता है इस बारे में इल्म नहीं। तो वही मैं अभी गुफ्तगू कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने यही तो कहा कि मैंने क्वेश्चन मार्क करके सवाल, अब बात आगे चला रही है। बिल्कुल। तो आसिफ साहब आप क्या कहेंगे इस पे? मैं कहता हूँ कि अभी भी ये है कि कोई चीज इम्पॉसिबल तो नहीं होती। अगर आप अभी एजुकेशन पॉलिसी को कोविड-19 के हवाले से रिव्यू करें तो आपको कोई ना कोई कस्टमाइज पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और जो इलियास साहब के पॉइंट है, स्पेस का इशू है और पॉपुलेशन डेंसिटी का भी इशू है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल तो बंगलों में खुले हुए हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग रख भी नहीं पाएंगे वो। और गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेस ज्यादा है, लेकिन स्पेस के साथ जो मेन जो मिनिमम केयर स्टैंडर्ड है, जिसे हम कहते हैं वॉशरूम है, किचन है, स्कूल में जो ग्रीनरी का या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो तमाम चीजें जो हैं वो शायद किसी इंटरनेशनल सिनारियो में वो ना हो। और ये तो फर्स्ट वर्ल्ड के मुल्कों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप US में देखें या NHS देखें, UK का जो सबसे आला तरीन हेल्थ का निज़ाम है,
या एजुकेशन का निज़ाम है, उनके लिए भी अभी तक ये चैलेंज बना हुआ है, ये चीज़ें। तो पिछले दिनों पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें आप देखें कि आपके ऊपर 30,000 जो है 30,000 बिलियन के आपने डेट कर्जे ले लिए हों सिर्फ 22 महीनों के अंदर, तो वो उस मुल्क के लिए तो आप देखें और भी मुश्किल होगा चीजें। लेकिन इसको आसान किया जा सकता है जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन हाउसेस और कॉर्पोरेट सेक्टर को डाला जाए, और जिस तरह बिजली के बिल में मुख्तलिफ चीजें हैं, आपको एजुकेशन का भी कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेशन से भी कुछ ना कुछ एजुकेशन के लिए टैक्स पावर कैंपेन चलानी पड़ेगी, क्योंकि मुश्किल वक्त तो आ गया है। अब पैसा तो कहीं से आपने जनरेट करना है। और आसिफ साहब, मुझे ना आपकी बात से एक छोटा सा वाकया याद आ गया, आप एंजॉय करेंगे बात सुनकर। मैं एक दफा सर किसी इदारे को विजिट करने गया, इदारा अच्छा था, तो मेरे मिलने वाले ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैंने अपने बच्चे को यहाँ दाखिल कराना है, तो आप मेहरबानी करें इंतजामिया को क्या कि मेरे बच्चे को इंडक्ट कर लें। अच्छा चले, मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैंने फलां इदारे में जाना है, कल आप आइएगा, मैं बच्चे का टेस्ट करा के रिक्वेस्ट कर लूंगा कि बच्चे को इंडक्ट कर लें। मुझे 7th क्लास के बच्चे का एडमिशन करवाना था। मैंने जाके 7th क्लास के स्कूल को विजिट किया और मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम मेहरबानी करें कि ये बच्ची है, इसे इंडक्ट कर लें। मैडम ने मुझे कहा कि ये साहब मेरे पास 2-3 दफा आ चुके हैं, मैंने एक छोटा सा इश्यू है। मैंने कहा फरमाइए। हाँ सर, आपको बड़ा मजा आएगा बात सुनकर। खातून मुझे ले गई क्लास में, उन्होंने कहा सर ऐसा करें, इस क्लास में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा करें कि बच्ची से कहें अपनी कुर्सी ले आए, अगर कहीं किसी एक कोने में एक कुर्सी को बिठाने की गुंजाइश बनती है तो अपनी कुर्सी डाले और पढ़ने बैठ जाए। जी ठीक है ना, ये है सर ग्राउंड रियलिटीज। अब मुझे बताएं, इस एनवायरनमेंट में आप ये कहें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन एक छोटा सा आइडिया मेरे पास है। मैं अबू साहब के प्रोग्राम की वसातत से किसी न किसी फोरम पर अगर ये इसको कोई अथॉरिटी सुनेंगे, तो मेरे ज़हन में एक आइडिया था कि अगर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जिस इदारे में हमारे पास कैपेसिटी है लेट्स से के 600 बच्चे की, हम उस इदारे में इन 600 बच्चों को डिवाइड कर दें 200-200 के 3 पीरियड्स में। हम ऐसा SOPs बनाएं कि बच्चे पहले 3 घंटे के लिए 200 बच्चे आए, अगले 3 घंटे के लिए भी 200 बच्चे आए, और अगले 3 घंटों के लिए और 200 बच्चे आए। बिल्कुल, सबसे बेहतरीन तो इसमें डिस्टेंसिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अलावा कोई हल भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारी एक तो कंट्री डेंसिटी। हाँ, मेरे ज़हन में एक आइडिया था, चले आपके फोरम से बात करने का मौका मिल गया, तो अगर ये पहुंच जाए अथॉरिटीज तक तो मैं समझता हूँ दिस इज द गुड ऑप्शन कि इसमें आप अपनी डिस्टेंसिंग भी बरकरार रख सकते हैं, एजुकेशन कंटिन्यू हो सकती है, और उम्मीद है कि इसके बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि बच्चे जब डिस्टेंस के साथ इतने ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ 20-25 की क्लास को पढ़ाना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक भी ठीक होगा, और इन हेल्थ इश्यूज का भी मसला नहीं बनेगा। मसला सिर्फ यही है ना कि हम लोग गाड़ी चलाना तो सीख जाते हैं, पर हमारी जो SOPs होते हैं ना गाड़ी चलाने के, वो हम लोगों को पता नहीं होते, तो जैसे एक्सीडेंट भी हमारे साथ होते हैं। तो ये एक स्टोरी मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो बात ये कि हम लोगों को यही है कि SOPs जिस तरह आपने अभी कहा ना, ये वैलिड पॉइंट है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी इसको देख रहे हैं और पहुंचा सकते हैं तो बिल्कुल पहुंचाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एजुकेशन रुकी हुई है, इसका मतलब है हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बिकॉज एजुकेशन इज पावर, सही है, और हमारे पास पावर ही नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी, तो फिर हमारे मुल्क कहाँ जाएगी। इकोनॉमी तो हमारी वैसी गिर रही है, लेकिन इकोनॉमी ये रीजन भी तो इलिटरेसी है। हमारे पास और भी तो ऑप्शंस हो सकते थे ना जो हमारी इकोनॉमी गिरी, लेकिन करने के लिए। अबूजर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी, माशाल्लाह, मतलब आप अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि जिस भी फोरम पर अगर बात करने का मौका मिले या ये मैसेज कन्वे हो सके तो इस पे बहुत सारे लोग गौर खोज कर रहे हैं। मुमकिन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने ना सोचा हो, अगर ये मेरी आवाज पहुंच जाए तो मैं समझता हूँ ये बेनिफिशियल होगा, बिल्कुल ऐसे ही, हमारी नेशन के लिए भी, हमारी यूथ के लिए भी, और पर्टिकुलरली ये जो हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इस क्राइसिस से हो सकता है हम थोड़ा बेहतर अंदाज में मैनेज कर पाएं। लेकिन आप देखें काफी सारे बच्चे ऐसे जो 95% लेने वाले बच्चे आज बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इस चीज का वेट करेंगे एंट्री टेस्ट खुलेंगे तो हम मेडिकल की फील्ड में जाएंगे, हमारे एंट्री टेस्ट खुलेंगे तो हम इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे, हमारे जो है रिजल्ट्स नहीं आए, हमारे एग्जाम्स नहीं हुए। काफी सारे ऐसे बच्चे थे जिनके फर्स्ट ईयर में, लेट्स जैसे फर्स्ट ईयर में उनके स्कोर्स अच्छे नहीं आए, अब वो सेकंड ईयर में फुल मेहनत के साथ बैठे के हम लोगों ने मेहनत करनी है, बहुत अच्छे ग्रेड्स लेने, लेकिन वो इस बारी वो ले ही नहीं पा रहे। वही एक एवरेज के तहत जो है उन लोगों के रिजल्ट्स उनको मिल रहा है। लेकिन बहरहाल बात वहीं पे आके रुक जाती है ना कि आखिर अच्छा, इसमें अबूजर मैं इसमें आपको छोटा सा ऐड कर दूं। आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं समझता बड़ी लॉजिकल बात है कि जिस बच्चे ने जो फर्स्ट ईयर में परफॉर्म किया था
तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेकंड में परफॉर्म कर सके। तो ये जो बातें अभी ये एज सच में कोई एसओपी जिसके अंदर रिटन डेवलप नहीं हुए, हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि वो बच्चे जो अपने आप को एस्टिमेट कर रहे हैं कि लेट्स थिंक उन्होंने 70% दिया था पार्ट 1 में और अब वो 90% के कैंडिडेट हैं, तो हम शायद गवर्नमेंट इसको प्रपोज कर रही है कि शायद हम उन बच्चों को एक स्पेशल चांस दे दें, स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करा लें कि ठीक है जी। बात यही है कि वो जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है ना, वो बस कर रही है। हाँ, ये निशान लगता है कि आखिर ये कब तक करेगी, आखिर कब आएगा, क्योंकि बच्चे बेचारे घर में बैठे बैठे फारिग हो चुके हैं हमारे। मैं क्योंकि उधर घर पे बैठे बैठे जो उनको डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें बच्चों में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है। और जो हमारा यूथ है, यूथ के अंदर आप देखें वायलेंस एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल, और वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह पबजी वगैरह गेम खेल रहे हैं, उसमें उनका जो तशद्दुद का रुझान है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और आप देख लें जो हमारा ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट है, वो भी कोई इतना बहुत ज्यादा पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं है कि जिससे बच्चे जो है बहुत सारी लर्निंग अपनी कर सकें। तो जो कंटेंट अवेलेबल है, उनसे नौजवानों में, बच्चों में इंतहा पसंदी जो है, अपने सुसाइडल अटैक जो है, खुदकुशियां करना या किसी की जान लेना या किसी को नुकसान पहुंचाना या अपने बैनुल मसालिक जो नफरत है उसको फैलाना या बैनुल मज़ाहिब नफरत फैलाने का बायस भी बन रहे हैं, क्योंकि उनके पास आपने उनको कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं दी कि जिसकी वजह से वो असाइनमेंट की तरफ करें। और हमने देखा है कि जो मेंटेनेंस के कंप्लाइन है, गवर्नमेंट में कोई सिस्टम आ भी जाता है तो ये कोई 4 टूटियां अगर स्कूल में लगा भी दे और पानी का कूलर लगा दे, उसको कोई मेंटेन नहीं करता। और उस मेंटेनेंस के सबसे बड़े इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से हर सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है। अगर आप देखें जो स्टंटिंग को, न्यूट्रिशन को डील करने के लिए तवाना पाकिस्तान या कोई सिस्टम आए थे, तो 45% बच्चे तो अभी भी आपके न्यूट्रिशन अदम जो है गजाइयत का शिकार हैं। और तो अदम गजाइयत जो है उनकी, वो आप जब तक पूरी नहीं करेंगे तो उनकी आप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को किस तरह आप उनकी बढ़ा सकते हैं। और खासतौर पे जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, ये कभी भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। जो इंसान फेस टू फेस इंटरेक्शन से सेंसेशन लेता है और जो सोशल साइकोलॉजिकल कॉग्निशन डेवलपमेंट होती है, वो आपकी ऑनलाइन से तो कभी भी नहीं डेवलपमेंट हो सकती। क्योंकि आप अपना होमवर्क बेशक घर वालों से करवा के तस्वीरें खींच के व्हाट्सएप कर दें, तो कौन सा मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन होगा जिससे आप उन चीजों को चेक करेंगे। तो ये सारे अभी चैलेंजेस थे और हमने इतना डिले पता नहीं क्यों किया कि आप देखें फरवरी से लेके चैलेंज है। चारों एजुकेशन मिनिस्टर हैं या चारों चीफ मिनिस्टर जो हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तो बैठते हैं, वहां पे एजेंडे पे ये क्यों नहीं आया ये चीज कि वहां के एजेंडे के ऊपर इसको लेके आए और इसको और ये एक मुद्दा है। ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सवालिया निशान लग क्यों रहा है, ये इतना रुक क्यों रहा है, इतनी मतलब और पेंडेमिक को 200 कंट्रीज के सिनारियों में देखने के बजाय हम इसको अपने पाकिस्तान में समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए गर्मी आएगी तो खत्म हो जाएगा। जो मिथ और स्पेकुलेशन है कि गर्मी से खत्म होगा या ये बारिशें पड़ेंगी मॉनसून की, उनसे खत्म होगा, तो ये मिथ और स्पेकुलेशन को हमें दूर करने चाहिए, आज आपने देखा कराची में टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसी तरह आने वाले दिनों में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग फारिग हैं, जो उनके अंदर हेट का एक कल्चर है, उसको जरा सा डिजिटल मीडिया ने पॉलिश तो करना है, बाकी तो उसने एक्शन जो है अपनी नेटवर्किंग सोशल कहीं ना कहीं कर लेनी है। इलियास साहब और आसिफ साहब, बड़ा अहम सवाल है मेरा। ये हमारे मेरिट जो है हाई हुए जा रहे हैं, सही है, मेडिकल और इंजीनियरिंग इसमें मेरिट्स हाई हो रहे हैं हमारे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल कॉलेजेस दूसरे क्यों नहीं बनाती है? मेरिट्स हाई करे जा रहे हैं, 95 पे ले गए मेरिट को, लेकिन कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जिस रफ्तार से लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी है, हमने उस एतबार से मेडिकल कॉलेजेस की तादाद में इजाफा नहीं किया, जिसकी वजह से मेरिट जो है 99, 95, 91 इस लेवल पे चला गया। और प्राइवेट जो सेल्फ फाइनेंसिंग की सीटें हैं अबूजर, वो बहुत महंगी हैं, वो हर माँ बाप 10 लाख रुपए हर माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ा डिलेमा रहा है कि जिस तरह आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी उसी लिहाज से आपको बढ़ाने चाहिए थे, और वो आपने नहीं बढ़ाया। गवर्नमेंट क्यों नहीं बना रही है? आखिर ऐसा कौन सा हर्डल है जिसकी वजह से गवर्नमेंट नहीं बना रही है? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है, बिकॉज बच्चे बेचारे जो जिनका फोकस है कि हमने मेडिकल करना है, हमने डॉक्टर बनना है, अब वो 94% पे आके भी रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि 95% मेरिट है।
तो हमारी उनमें गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स क्यों नहीं उनमें लेती? उनमें एहसास कमतरी पैदा हो जाता है, उनकी सेल्फ स्टीम कम हो जाती है, वो जिंदगी में नाकाम खुद को समझते हैं कि हम डॉक्टर नहीं बने तो शायद तबाह हो गए हम लोग। तो फिर एग्जैक्टली। जिंदगी वो ड्रग एडिक्शन में नशे में लग जाते हैं, आइस के नशे में लग जाते हैं, चेस के नशे में लग जाते हैं, हीरोइन के नशे में लग जाते हैं, तो वो ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। जो 40 बिल्कुल लाख आपका बिल्कुल 4 मिलियन यूथ जो नशा कर रहा है, उसके पीछे अगर आप स्टोरीज पढ़ें तो आपको बहुत सी स्टोरीज, ये जो हमारा अजीब सा न्यूमेरिक क्वांटिटेटिव वेरिएबल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल ही एक हदीस है, जो कैपिटलिज्म ने इसी नंबर्स के ऊपर ही इंसान को जांचने की कोशिश की है। तो ये तो इनोसेंट विक्टिम है ग्लोबल, मैं समझता हूँ साइकोलॉजी के, कि जिसने जो आप बता रहे हैं कि वो बच्चे जिंदगी भर मायूस रहते हैं जो डॉक्टर नहीं बन पाते। जो हमारा लिटरेसी रेट 40% हुआ हुआ है, गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनाए कि वो 40% से, क्योंकि जो अभी हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक वो 40% से सीधा 20% की तरफ चले जाएगा। तो मेरा ये आपसे सवाल है कि वो गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनाए, आपकी क्या इस पे राय है कि गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनाए कि जिससे वो जो 40% है वो मजीद एक्सटेंड बढ़ जाए, मजीद जो है वो 40% से 60% और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाए, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आपकी क्या राय है जी आसिफ देखिए, साहब? इसमें तो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, दोबारा बनानी पड़ेगी, और नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर एजुकेशन बनाना पड़ेगा। इसी तरह 18 अमेंडमेंट के बाद चारों सूबों को अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी दोबारा, कोविड-19 के हवाले से, और एक प्रोवेंशियल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक आप कोई स्ट्रेटेजिक प्लान लेके नहीं चलेंगे, आपके सारे जो एडहॉक पे जो ऑर्डर होंगे वो नोटिफिकेशन से ही निकलेंगे। नोटिफिकेशन से कभी भी सोसाइटी में एजुकेशन नहीं आती, आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, उसमें प्रोवेंशियल बेसिस पे तो हम लोग चले गए थे, लेकिन प्रोवेंशियल बेसिस पे इतनी जो है हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशंस नहीं की, और वो इम्प्लीमेंटेशंस जो है बहुत बहुत अहम है। तो आई बहुत होप, शुक्रिया अबू सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस पे टॉपिक पे प्रोग्राम बहुत रखा। शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके ओके, साथ गुफ्तगू करके। ओके, अब इंशाल्लाह इस तवस्सुल से कोई हमारे मुल्क में बेहतरी आए, दुआ करते हैं। बाकी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। थैंक यू सो मच इलियास साहब, थैंक यू सो मच राना आसिफ साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। अल्लाह खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। आपको और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB बाय हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर।